हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 11वां चैप्टर जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके राइटर मल्यज जी हैं। उसी चैप्टर को आज आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे, बिना किताब देखे हुए, बिना रटे हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में जो है जानते हैं। काहे जानते हैं? राइटर से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। आइए जान लेते हैं। राइटर का नाम जो है मल्यज जी हैं। अगर आपसे पूछें कि मल्यज का जन्म कब हुआ, 1935 में हुआ था। अब आप कहेंगे सर आपने डेट काहे नहीं लिखा है? किताब में ना ही डेट लिखा गया है और हमने गूगल पर भी सर्च किया, वहां पर भी जो है डेट के बारे में व्याख्या नहीं किया गया है। ठीक है, तो जन्म जो है 1935 में हुआ। और अगर एक और जन्म से ही प्रश्न पूछ देवे कि मल्यज जी का जन्म कहाँ हुआ था, महुई आजमगढ़ यूपी में हुआ था, मीन्स उत्तर प्रदेश में। 1935 में जन्म हुआ, महुई में, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका निधन कब हो गया? मल्यज जी का निधन कब हो गया, मीन्स मृत्यु कब हो गया? तो 26 अप्रैल 1982 को जो है मल्यज जी का निधन हो गया। कब? 26 अप्रैल 1982। याद रखिएगा। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। अब कहेंगे सर ये मूल नाम का होता है? हर एक आदमी के दो नाम होता है। एगो मूल नाम जो ओकर जो है हर एक सर्टिफिकेट पे होता है, और एगो पुकारने वाला नाम जिससे आदमी जो है पुकारते हैं। तो वैसे ही जो है मल्यज जी के मूल नाम जो था भरत जी श्रीवास्तव था, और उनका जो है क्या कहते हैं, तो पुकारने वाला नाम जो है मल्यज था। आइए जानते हैं इनके माता का नाम। इनके माता का नाम प्रभावती देवी एवं पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। माता जी का नाम प्रभावती देवी और उसके बाद पिताजी का नाम कौन था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। आगे जो है इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? तो एमए जो है इंग्लिश से किए। एमए जो है ये इंग्लिश ऑनर्स लेकर किए। कहाँ से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो यूपी में है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है मल्यज जी एमए किस विषय से किए थे? अंग्रेजी से। कौन यूनिवर्सिटी से किए थे? मीन्स विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आइए इनके विशेष के बारे में जानते हैं। इनमें ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं कि बचपन में मल्यज जी कौन से रोग से जो है ग्रसित थे? तो क्षय रोग से ग्रसित थे। क्षय रोग मतलब कि टीबी रोग से जो है ग्रसित थे। और जब ये टीबी रोग से ग्रसित हुए तो ऑपरेशन करके इनका एक फेफड़ा जो है निकाल दिया गया, और एक फेफड़ा पे जो ही है ये काम कर रहे थे। ठीक है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा लेखक था जो क्षय रोग से ग्रसित था? तो मल्यज जी। या ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि मल्यज जी कौन से रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग। अगर क्षय रोग के जगह टीबी रोग लिखल गई है वो भी जो है सही है। आगे जो है इनकी वृत्ति, तो ये केपी कॉलेज में जो है, केपी कॉलेज इलाहाबाद में है, वहाँ पे इन्होंने जो है कुछ दिन पढ़ाया भी। और उसके बाद 1964 में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय था, वहाँ पे लेखनी का भी काम जो है किए हैं, मतलब लिखने का काम करते थे। ठीक है, विशेष अभिरुचि इन्हें जो है ड्राइंग बनाना, स्केच बनाना, संगीत सुनना, सिनेमा देखना, इनमें जो है इन्हें विशेष रुचि थी। विशेष रुचि कहने का मतलब होता है हॉबी। ठीक है, आगे जो है आपको बताएं तो इन्होंने संपादन किया था लौहर नाम के एक कविता संग्रह का, जो 1934 में जो है इन्होंने निकाला था। लौहर नाम के वो कविता संग्रह का बुक इन्होंने निकाला था 1934 में। ठीक है, अब इनकी कृतियां कौन कौन सी है? तो जख्म पर धूल 1971 में लिखे थे, जख्म पर धूल।
कविता से साक्षात्कार इन्होंने 1979 में लिखा था। संवाद एवं एकालाप इन्होंने 1984 में लिखा था। और हंसते हुआ मेरा अकेलापन इनका ही लिखा हुआ है पाठ। ठीक है, अब जो है आप लेखक के बारे में इतना जान गए, इससे ज़्यादा राइटर के बारे में इस चैप्टर से नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब जो है इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। आपको जो है बता दें कि अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है कि क्या है, तो आपको बताना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन ना ही कहानी है, ना ही कविता है, ना ही निबंध है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एगो डायरी है। ठीक है, अब जो है डायरी जो है इन्होंने डेट के साथ लिखना शुरू किया था, तो डायरी के कुछ अंश जो है इस चैप्टर में लिखे गए हैं। अब पूरा डायरी को लिखल जाएगा तो एगो किताब बन जाएगा, इसीलिए डायरी में से कुछ अंश जो अच्छा लगा उसी को इस चैप्टर में जो है दिया गया है। आइए उन सभी डेट के अनुसार बारी बारी से उन डायरी के वाक्यों को अपनी भाषा में समझते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली जो है डायरी, जगह था रानीखेत और लिखे थे 14 जुलाई 1956 को। उसमें कहते हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। सुबह से ही जो है पेड़ जलावन के लिए मिलिट्री छावनी के लोग जो है काट रहे हैं कि पूरा जो है ठंडा के दिन में जो है जला के वो लोग आग तापेंगे। उसी बीच में जो है जो सूखा हुआ पेड़ को काटा जा रहा है, तो लेखक कह रहे हैं कि वो पूरा सूखा हुआ तो नहीं है, फिर भी जो है लोग काट रहे हैं कि पूरा सीजन जो है जलाएंगे और आग तापेंगे, लेकिन उनके अगल बगल के जो पेड़ हैं वो पेड़ जो है इस पेड़ के कटने से दुखी हैं, ऐसा लेखक अपने मन में सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा डायरी वो लिखते हैं 18 जून 1957 को। उसमें कह रहे हैं एक खेत की पेड़ पर बैठी कौमों की कतार। लेखक इस दिन के डायरी में कहते हैं कि एक खेत के पेड़ पे कौवा जो है बैठी हुई है। वो कौवा क्या कर रही है, तो उस खेत में जो उपजा हुआ अनाज है उसको जो है बारी बारी से खोद को जो है उसको तोड़ तोड़ के बीग रहा है, खा रहा है, कुतर रहा है। वो कौवा को ये भी मालूम नहीं है कि किसान जो है कितना मेहनत करके इस फसल को बोया है और उपजाया है। यही बात जो है उन्होंने 18 जून 1957 के इस डायरी में लिखा है। आगे वो कौसानी जगह था और 4 जुलाई 1962 को उन्होंने डायरी लिखा। उसमें कहा आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। लेखक कहते हैं कि अभी दोपहर हो चली है और आज भी जो है कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें लगता था कि आज चिट्ठी आ जाएगी, लेकिन दोपहर हो चुका, अभी तक चिट्ठी नहीं आया। लेकिन हमको भी इतना जो है शरीर में ताकत नहीं है कि हम जाके डाक घर में पूछ लें कि चिट्ठी मेरा आया है कि नहीं आया है। जाए दीजिए, ऐसे हम कौन मार बड़का हम तीर मार रहे थे कि चिट्ठी आ जाएगा तो हम बड़का जो है तीर मारे लगेंगे, ऐसा उस पाठ में लिखा गया है। लेखक कहते हैं कि कौन मार बड़का हम तीर मार रहे थे कि चिट्ठी आ जाएगा तो हम और बड़का तीर मार देंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। तो कहते हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई जिसका हमें इंतजार था। फिर 5 जुलाई 1962 के वो डायरी में कहते हैं कि कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने ध्यान आकर्षित किया। जब वो सूचना केंद्र में गए, सूचना केंद्र मतलब कि जहाँ से आपको कुछ जानकारी लेना हो भारत सरकार के बारे में, तो वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे जब लेखक गए तो वहाँ पे इनका जो है ध्यान आकर्षित एगो अधेड़ व्यक्ति किया, जो लोगों को भाषण दे रहे थे कि मेरा ये किताब है, इसके बारे में पढ़ो लिखो। तो ये किताब के बात सुन के लेखक जो है उनके पास गए। जब देखे तो उनको पता चला कि ये बालभद्र ठाकुर एगो लेखक हैं जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, और इनका किताब जो है लेखक मलयज शमशेर बहादुर के घरे जो है इनका एगो किताब देखे थे।
तो उस अधेड़ व्यक्ति के पास जो है ये बैठ के और किताब लिखने और देखने की बातें बहुत सारा करने लगते हैं, जिसके कारण जो सुन रहे थे लोग चल जाते हैं और ये दोनों आपस में जो है बात करने लगते हैं। बात करते करते जो है जो अधेड़ व्यक्ति था वो सुनाता है कि हमने इतना बड़ा बड़ा किताब लिखा है, जो लोग पढ़ते हैं उसको जो है पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो लोग हमारे घर से किताब मांग कर ले जाते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। ये सब बात सुन के लेखक भी जो है उत्साहित होता है और लेखक अधेड़ व्यक्ति के आंख में देखता है कि वो जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उसके बाद लेखक जो है शाम को घर पे आता है और घर पे जो है नेगी परिवार के साथ कुछ समय बिताता है। नेगी परिवार वही परिवार है जिसके यहाँ लेखक जो है उसके रूम रेंट में रहता है। तो नेगी परिवार के यहाँ जो है समय बिताता है, उनसे कुछ बातें करती है। बातचीत के दौरान ही जो है उनका चाय पानी बन के आ जाता है और ये सब मेहमान नवाजी देख के जो है लेखक बहुत ज़्यादा खुश होता है और लेखक रेडियो पे गाना सुनते रहता है। तो अच्छा लगता है लेखक को, लेकिन लेखक को इस बात का अफसोस रहता है कि अगर पहले से ही लोग के साथ घुलल मिलल रहते तो डेली नाश्ता पानी मिलता, लेकिन अब जो है 2-3 दिन में हमको यहाँ से जाना है। लेखक को इस बात का जो है अफसोस रहता है। अब जो है उन्होंने 8 जुलाई 1962 को एक डायरी लिखी जिसमें बताया, बहुत प्यारी सी गंध हवा जो है इस समय तक मेरे रूम के अंदर आ रही है, जो मेरे अपने आप को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस समय जो है वो बस यही 2 लाइन लिखते हैं इस डायरी में 8 जुलाई 1962 के, कि बहुत प्यारी सी गंध हवा मेरे रूम के अंदर आती है, जो मेरे को जो है आकर्षित करती है। उसके बाद दिल्ली स्थान था 30 अगस्त 1976 को जो है वो डायरी लिखते हैं और डायरी में कहते हैं कि सेब बेच रही थी एगो लड़की जिसका उम्र जो है 7 से 8 साल था। ऑब्जेक्टिव में हम आपसे एगो प्रश्न पूछेंगे कि लड़की का उम्र जो है कितना था, तो 7 से 8 साल याद रखेला है। तो लेखक कहते हैं कि वो लड़की जो है सेब बेच रही थी जिसका उम्र 7 से 8 साल था। हम सेब खरीदने गए तो उसको कहें कि चख कर खिलाओ मुझे कि मीठा है कि तीता है। तो लड़की इतना जो है छोटी थी, कमज़ोर थी कि उसने 2-3 बार जो है सेब को काटा, लेकिन उससे नहीं कटा। तो वो जो है गुस्सा, अंदर से गुस्सा है, लेकिन मुस्कुराते हुए मुझे कही कि लीजिए अपने से जो है काट के चख लीजिए, अब रियल में जो है सेब मीठा ही है। लेखक ये भी जानता था कि सेब मीठा है, लेकिन फिर भी वो जो है चीखना चाहता था। उसके बाद लेखक कहता है कि एक छोटी सी लड़की जिसकी आयु 7 से 8 साल है, वो अपने ग्राहक को किसी भी शिकायत का गुंजाइश नहीं देना चाहती है और अपने ग्राहक को खुशी खुशी सामान बेचना चाहती है। यही जो है इस डेट के जो है डायरी में मलेज ने लिखा था। नेक्स्ट के डायरी में जो है उन्होंने क्या लिखा, 10 मई 1978 को डायरी जब लिखें तो उन्होंने उस डायरी में कहा, आदमी यथार्थ को जीता नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता है। लेखक जो है इस डेट के डायरी में कहते हैं, या आदमी यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को रचता है। लेखक का कहने का मतलब है कि जो समय आप जी रहे हैं, इस समय का परिणाम जो है आपको आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। कहने का मतलब था उनका कि आज अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में समय की बर्बादी से जो है आपको दुष्परिणाम भोगना होगा। अगर आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो आने वाले समय में जो है आपको सुख सुविधाएं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता है। आप जैसा करेंगे आने वाला समय में वैसा ही जो है आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। 11 जून 1978 के डायरी में उन्होंने कहा, मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ पड़े हुए हैं। इस डायरी में वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो है बहुत सारे शब्द पड़े हुए हैं, बहुत सारे अर्थ पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं कुछ लिखने जाता हूँ, चाहे वो कविता, कहानी या डायरी, तो कभी शब्द कम पड़ जाते हैं,
तो अर्थ ज़्यादा हो जाता है, कभी अर्थ कम पड़ जाते हैं तो शब्द ज़्यादा हो जाता है। आपके साथ भी होता होगा कि कभी आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपको शब्द मालूम है लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम होता है तो आप नहीं लिखते हैं। कभी कभी उसका अर्थ मालूम है लेकिन कौन सा शब्द लिखें ये नहीं मालूम होता है। तो वैसे ही लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे शब्द पड़े हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पड़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे अर्थ हैं तो उसका शब्द नहीं है, जिसके कारण हम डायरी कुछ नहीं लिख पाते हैं, जिस बात की हमें जो है मलाल रह जाती है, दुख रह जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं लेखक 20 जून 1978 के डायरी में कि सुरक्षा डायरी में नहीं है, सुरक्षा घर में रहने से नहीं है, सुरक्षा अपने आप को जो है घर में कैद करके रखने से नहीं है, सुरक्षा जो है सूरज की धूप में है, सुरक्षा जो है संघर्ष में है। लेखक यही कहना चाहता था। आप घर में बंद हैं, आज सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा दिन तक जिएंगे, ये गलत फहमी में है। सुरक्षा जो है संघर्ष कीजिए, बाहर निकल के आप धूप में तपिए, तब जो है आप जाकर ज़्यादा दिन तक जिएंगे। यह जो है लेखक इस डायरी के माध्यम से कहना चाहता था कि अपने आप को सुग्गा के तरह पोसिए मत, अपने आप को धूप में जलाइए, तब जो है वो आपकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, सुरक्षा घर में रहे से नहीं होता है, बाहर निकले से होता है। बात समझ में आई? वेरी गुड। 9 दिसंबर 1978 को जो डायरी लिखा गया उसमें कहा गया, जो कुछ लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ उस सब जो है रचना ही नहीं होता। ये कहने का मतलब था कि हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं उस सब का सब सही चीज़ ही नहीं होता है, उसमें से कुछ खराब चीज़ भी होता है। जैसे क्लास में जो आपको टीचर बताते हैं उस सब के सब सही नहीं होता है, इसीलिए आप घरे आके जो है उसका फेयर करते हैं। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ऐसा नहीं कि वो रचना हो जाता है, उसमें से हम छांट छांट के जो है फिर से अलग उसे लिखते हैं जो रचना एगो बनता है। तो किसी भी कविता या कहानी को लिखने के लिए पहले रफ कॉपी तैयार किया जाता है। रफ कॉपी में से अच्छा अच्छा शब्द चुन के जो है कहानी और कविता को एगो आकार दिया जाता है, आकृति दिया जाता है। आप एगो चैप्टर पढ़ रहे हैं कहानी, उस कहानी को लिखने में ना जाने कितने कॉपी बर्बाद हुए होंगे, वो लेखक ही जानता है। ये बात आप भी समझते हैं। ठीक है, तो वही लेखक कह रहा है कि जो कुछ भी मैं लिखता हूँ सब रचना नहीं होता। आगे जो है 25 जुलाई 1980 के डायरी में उन्होंने कहा, मैं भीतर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं भीतर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ और इस डरने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। जैसे अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो मैं सोचता हूँ कि इसका इलाज मैं कहाँ करवाऊँगा, कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाऊँगा, और हॉस्पिटल में कोई हमसे पैसा मांग दिया तो हम कहाँ से दूंगा। ये जो है एक प्रकार का डर है। फिर जब कोई आदमी इनके घर से बाहर जाता है और उस समय पे जब नहीं आता है तो इनके मन में डर लगने लगता है, इनके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं कि वो आदमी को जो है किसी ने पकड़ के मार रहा होगा या कहीं उसको किसी ने रोका होगा। ये जो है इनके मन में अंदर जो है डर उठते रहता है। जब कोई इनके घर का बच्चा बाहर खेलने चला जाता है और अचानक खेलते खेलते वो गायब हो जाता है तो इनके मन में डर घुसता है कि बच्चा कहाँ चल गया, इसे किसने किडनैप कर लिया। ऐसा ऐसा डर जो है इनके मन में उठते रहता है। ये डर आपके भी मन में उठता है और मेरे भी मन में उठता है। याद कीजिए, जब आपके पिताजी घर पे समय से नहीं आते हैं आप कितना डर जाते हैं। जब आप समय से घर पे नहीं पहुंचते हैं आपके माता पिता कितना डर जाते हैं। जानते हैं काहे डरते हैं? काहे कि आपके माता पिता आपसे
बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए डर जाते हैं। आगे जो है कहते हैं 3 मार्च 1981 के डायरी में, अपने को काटता पीटता हुआ आदमी दुनिया के सामने एकजुट और साबुत होने की विवासिता को जो है प्रकट कर रहा है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उत्सुक है। लेखक कह रहे हैं कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ, मैं अंदर से जो है बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन दुनिया के सामने मैं अपने आप को मजबूत दिखाता हूँ कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप अंदर से कितना भी टूटे हुए रहिए, लेकिन जब घर से बाहर निकलिए आपके चेहरे पे खुशी होना चाहिए, आपके शरीर में मजबूती होना चाहिए। काहे कि लोग जिस दिन जान गए कि आप कमज़ोर हैं, आपको जो है धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। यही बात लेखक अपने शब्द में कहें, हम अपने शब्द में कहें। यकीन मानिए इस चैप्टर को आप अपने जीवन में कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने शब्दों में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद।